हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपने ये त्योहारों के फेस्टिवल के बाद फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा। तो हम लोग लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो विश्व की बस्ती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था इन डिटेल में। अब हम कुछ और जो कंसेप्ट्स हैं विश्व की बस्ती के, सॉरी भारत नहीं, विश्व की बस्ती को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में डिस्कस किया था हमने। और कुछ हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि विश्व की बस्ती से ये संबंधित है, जिनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। विश्व की बस्ती की अगर हम बात करें तो हम दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, लेस डेवलप्ड और आपके मोर डेवलप्ड, यानी कि कम विकसित जो क्षेत्र हैं और जो ज्यादा विकसित क्षेत्र जो हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और इनको हम बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। अविकसित या विकासशील देश और ये हैं आपके विकसित क्षेत्र। तो इनको हम कंपेयर करें, जनरली विकसित क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें विश्व के अंदर, तो यूरोप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित जो देश हैं, विकसित जो क्षेत्र है, वहां की बस्ती की अगर हम बात करें 1950 से 2030 के टाइम में, तो इन यहाँ पे बस्ती की वृद्धि जो है वो काफी कम हमें दर देखने के लिए मिलती है। वृद्धि हुई है लेकिन काफी कम है, अराउंड 1% ही आपको ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलता है, बस्ती में वृद्धि दर जो है देखने के लिए मिलती है। वहीं पे हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अगर विकासशील जो देश हैं या लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, अविकसित जो क्षेत्र हैं या विकासशील जो देश है, उनकी अगर हम बात करें तो वहां पे हमें बस्ती में वृद्धि दर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। 1950 में ये अराउंड 3 तक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि कहते हैं काफी ज्यादा, अराउंड 9 तक यहाँ पे पहुंच गया। तो इतना ज्यादा आपको बस्ती में जो वृद्धि है वो देखने के लिए मिल रही है। सेम ऐसा ही यहाँ पे ये ग्रोथ रेट दिखाया गया है। 1950 ऑनवर्ड से यहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छा था, ये परसेंटेज के अंदर है 10% अराउंड था, जो कि घट करके ये 2030, ये फ्यूचर में क्या रहेगा उस अकॉर्डिंग बात की गई है, तो वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं डेवलपिंग लेस डेवलपिंग रीजन्स का या डेवलपिंग रीजन्स का, विकासशील देशों की, और अविकसित जो क्षेत्र हैं या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड जो रीजन्स हैं, उनकी बात करें तो 50% था। धीरे धीरे ग्रोथ रेट इंक्रीज होकर अराउंड 90% तक, 90% तक हो गया, और फिर ये ग्रोथ रेट आगे धीरे धीरे घटेगा, और लेकिन फिर भी घट के 50% तक नहीं होगा, उससे ज्यादा ही, ये अराउंड 55% तक, 55% तक हमें ये ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 2030 के अंदर। तो ये आपको डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड जो क्षेत्र हैं, ठीक है, या अनडेवलप्ड जो रीजन्स हैं, वहां पे ये पॉपुलेशन का एक ये जो डिफरेंस है हमें देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि जो विकासशील देश हैं, वो कुल देश की बस्ती का 75%, 75% जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ये ग्रेजुअली इन रीजन के अंदर अगर हम देखें तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलप्ड रीजन्स की, विकसित क्षेत्रों की, तो वह उनकी बस्ती कम है और धीरे धीरे ये डिक्लाइन भी हो रही है, ग्रेजुअली इट इज डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे ये जो है कम भी होती भी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये डेवलप्ड और जो लेस डेवलप्ड जो रीजन्स है, वहां पे आपको एक ये जो पॉपुलेशन का डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। जो डेवलप्ड रीजन है वहां पे 3% पर एनम से ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं पे हम बात करते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज की, अविकसित क्षेत्रों की, जैसे कि अफ्रीका हो गया। यहाँ पे डबलिंग टाइम अगर हम देखें तो 23 ईयर्स तक हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पे आपके जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो विकासशील जो क्षेत्र हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये इन क्षेत्रों में भी हमें कुछ जो है डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, थोड़ा एक जो डिक्लाइन है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वैसे ही हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डबलिंग, यहाँ पे जो एवरेज एज है
ये जो हमें लॉन्जिविटी जो देखने के लिए मिलती है 69 और 70 इयर्स रिस्पेक्टिवली देखने के लिए मिलता है। वहीं पे आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं तो वहां पे ये बढ़ता जाता है। फ्रांस में 79 इयर्स है, जर्मनी में 77 इयर्स है और जापान में 80 इयर्स 80 साल तक हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो ये अलग अलग जो पॉपुलेशन के जो कंपोजिशंस हैं ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अलग अलग एस्टिमेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। 2001 के अंदर ये देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो विकसित क्षेत्र थे, वहां पे 20% जो पॉपुलेशन है, 20% जो वस्ती है उनकी, उसकी एज जो है वो अंडर 15 के एज ग्रुप में थे, यानी कि 15 साल से कम आयु के जो वस्ती जो है वो सिर्फ 20% थी, वहां पे 20% थी। जबकि 65 से ज्यादा के जो एज ग्रुप के जो लोग हैं, 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग जो हैं, उनकी जनसंख्या देश के अंदर 15%, 15% हमें देखने के लिए मिली। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो कि 20% है, ये कौन सा है 20%? 15 साल से कम वाला जो एज ग्रुप है, ठीक है, वो यहाँ पे 36% हमें देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे ये 60 ईयर्स से 60 साल से ऊपर, जबकि यहाँ पे तो कितना है 65 से ऊपर वाले कितने हैं 15% है, 15% है। 60 साल से ऊपर वाले जो है वो सिर्फ 6%, 6% ही हमें इनका पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये चीज क्या दिखा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील जो देश है, वहां पे फर्टिलिटी रेट्स जो है ज्यादा है, क्योंकि जो मिडिल जो ग्रुप है पॉपुलेशन का वो काफी ज्यादा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा ग्रोथ है उसकी। उसी की जगह पे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, विकसित जो देश है उनकी अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है। इस वजह से इनका फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। फर्टिलिटी रेट जो है इन देशों का हमें कम देखने के लिए मिलता है। ये ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिए गए हैं। पहले हम यहाँ पे वर्ल्ड बर्थ रेट और डेथ रेट देख लेते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर देख लेते हैं। ये पहला है आपका डेवलपिंग कंट्रीज का, यानी कि जो विकासशील देश है। यहाँ पे हम देखते हैं 1775 ऑनवर्ड से 1955 तक की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट जो है वो काफी ज्यादा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। उसके बाद भी अराउंड 1985 के में जाकर के बर्थ रेट जो बहुत ज्यादा एक डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलता है। अराउंड 1960 तक हम अगर बात करें तो बर्थ रेट हमें काफी ज्यादा, यानी कि जन्म दर हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वहीं पे डेथ रेट की अगर हम बात करें, डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो ये आपको मृत्यु दर जो है ये जन्म दर से थोड़ी ही कम, काफी इसके पैरेलल चलती हुई हमें दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे एक में आप एक डिप देखेंगे 1900 के टाइम में, ये जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनके अंदर सुधार होने की वजह से, चिकित्सीय सुविधाएं ज्यादा होने के वजह से, उनकी वृद्धि होने के वजह से इसके अंदर एक डिक्लाइन ये जो है ये घटता हुआ ओछा होता हुआ हमें मृत्यु दर देखने के लिए मिलता है, जो काफी ज्यादा कम हो जाता है। 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ 10 लोगों की अराउंड मृत्यु, इतना डिक्लाइन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। जबकि 1775 के अंदर अगर हम बात करें तो ये 1000 लोगों पे अराउंड 37, 38 जितने लोगों की मृत्यु तक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। तो इतना ज्यादा डिक्लाइन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पे इसी को हम कंपेयर करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, विकसित देशों के साथ। विकसित देशों के अंदर अगर हम देखें तो ये 40 से कम है जन्म दर, ये ऊपर वाला जन्म दर है। और थोड़ा धीरे ये जन्म दर जो है ये बढ़ा, उसके बाद जन्म दर जो है 1875 ऑनवर्ड्स ही हमें डिक्लाइन देखने लग के लिए मिला। जन्म दर जो है वो घटती जा रही है यहाँ पे 1985 ऑनवर्ड्स तक आप देखेंगे। ऐसे ही हम मृत्यु दर की बात करते हैं, डेथ रेट की बात करते हैं, तो डेथ रेट अराउंड 34 तक हमें पर 1000 पीपल देखने के लिए मिलता है, जो डिक्लाइन होते होते और ज्यादा, काफी ज्यादा डिक्लाइन होके अराउंड 10 जो है इतना हमें डिक्लाइन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो
ये जो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ को आप कंपेयर करोगे तो ये वाला बहुत लंबे टाइम तक पैरेलल एक दूसरे के चलता रहा है, जबकि ये बहुत पहले ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये कौन से हैं? ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इन दोनों में ये जो डिफरेंस है हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के, कुछ देशों के इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है शिशु मृत्यु दर, और कब तक बच्चा 1 साल का होता है तब तक कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये 1000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चे की मृत्यु होती है वो काउंट किया जाता है। 1000 जो बर्थ रेट है अप टू एज ऑफ 1 year, how many child gets died during that course of 1 year, that is counted as infant mortality rate. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं कुछ कंट्रीज में। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिया से, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो अराउंड आपको ये 100 तक हमें देखने के लिए ये मिलता है। ये 1988 के टाइम की बात है, और 1932 में जबकि हम देखें तो ये काफी ज्यादा था, अराउंड 160-170 तक हमें ये रेट देखने के लिए मिला। सेम ऐसी कंडीशन हमें इजिप्ट की देखने के लिए मिलती है। ये भी विकासशील देश है भारत की तरह। वहीं पे हम विकसित देश की बात करें, जैसे कि आपके चाइल्ड की बात करें या हम जापान की बात करें, तो 1988 के अंदर ये काफी ज्यादा घट गया है। सिर्फ हमें 20 ही मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए मिलता है। शिशु जो मृत्यु दर है वो सिर्फ 20 देखने के लिए मिलती है, जबकि ये पहले 1932 के अंदर 240 तक हुआ करती थी। ऐसे ही हम जापान की अगर हम बात करें, जापान की बात करें तो जापान में ये करीब 130 था, 130 था, जो घट करके तकरीबन 10 या 10 से भी कम हो गया है। ऐसे ही इटली, ये भी यूरोप का कंट्री है, ये भी विकसित है। निकारागुआ, ये भी काफी डेवलप्ड है। फ्रांस भी हम देखें तो ये भी अच्छा डेवलप्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स की भी हम अगर बात करें तो यहाँ पे भी अराउंड 20 तक ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1988 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये सिलेक्टेड कंट्रीज का क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, कितना वो विकसित हुई है, उस आधार पे ही हमें ये वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए मिलता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है यानी कि बाल शिशु मृत्यु दर जो है वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है किस चीज की तरफ किसी भी देश का कितना विकास हुआ है। खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विकास हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छी जानकारी जो है हमें इनसे मिलती है। तो ये आपका डिफरेंट एरियाज के कहते हैं पॉपुलेशन थे। ऐसे ही आपके हम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें, यूरोप का जैसे आपको बताया था डेवलप्ड है ये यूरोप के अंदर मोस्टली जो सभी देश हैं वो विकसित देश हैं। 19 देश यूरोप के अंदर ऐसे हैं जहां पे 15% जो वस्ती है, 15% पॉपुलेशन जो है वो 65 से ज्यादा एज वाले लोगों की हमें देखने के लिए मिलती है, और 20% ऐसे पॉपुलेशन है जो कि 15 साल से कम आयु के की हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर ये 19 कंट्री के अंदर यूरोप के अंदर आपके आते हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कैरोटिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लाटविया, नॉर्वे, पोर्टुगल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे जो देश हैं, यहाँ पे हमें इस प्रकार की स्थिति देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, बस्ती न घनत्व जो है उसके बारे में। बस्ती न घनत्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के अंदर एक समान बस्ती का घनत्व हमें नहीं मिलता है। कहीं पे बस्ती ज्यादा है, कहीं पे कम है। जिसके क्या कारक है इसके बारे में हम लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस कर ही चुके हैं। 2001 के पॉपुलेशन का जो डेटा है, 2001 का बस्ती का जो हमारे पास आंकड़े हैं, उस आधार पर हम देखते हैं कि विश्व की जो एवरेज डेंसिटी है वो 41 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं पे हम एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में 108 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने के लिए ये मिलता है। ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी का है, इसके अंदर आप इसी की जगह पे जो रिसेंट डेटा है वो इसके अंदर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
पहले हम इसके अंदर हमने डेंसिटी पहले बात करी ही थी इसके अंदर। टोटल जो विश्व की कुल जो डेंसिटी है, घनत्व हम देखें तो वो हमें स्क्वायर किलोमीटर में हम देख लेते हैं 51.34 आपको देखने के लिए मिलता है। जबकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये 2001 के डेटा की, तो ये सिर्फ 41% स्क्वायर किलोमीटर है। इसी की जगह पे आप ये रिसेंट डेटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमें 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर देखने के लिए मिलता है। घनत्व है, ये डेंसिटी है, ठीक है। और ये जल के साथ नहीं लेंगे, केवल भूमि वाला ये 51 वाला ही आप लेंगे। और ये डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनका पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका चाइना का, मकाऊ का दिया है। इसकी जगह आप जो वर्ल्ड मीटर है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें हमने वर्ल्ड शेयर डिस्कस किया था लास्ट, वहीं पे आप जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे देख लेंगे तो सबसे ज्यादा जो है हमें ये देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हम बात करें तो बांग्लादेश की 1265 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा नंबर जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है इंडिया का, भारत का 464 है। और तीसरा नंबर जो है वो आपके आता है यहाँ पे जापान का। ये आप अलग अलग जो देश है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 10 जो है उनको आप इसके अंदर याद करेंगे कि कौन से ये पहले 10 देश हैं सबसे ज्यादा जिनकी हमें देखने के लिए मिलती है। उस अकॉर्डिंग आप इसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। नेपाल की आप देखो तो 203 है। तो ये अलग अलग देशों की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और हम कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम बात करें तो एशिया की जो डेंसिटी है वो 108 है, और यूरोप की डेंसिटी 101 है। लेटिन अमेरिका की बात करें तो सिर्फ 21 हमें देखने के लिए मिलती है। अफ्रीका, एंग्लो अमेरिका, ओशिनिया की बात करें तो 20, 14 और 3 ही इतनी हमें पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर रहते हैं। अभी इसी का एक ये जो मैप है ये देख लेंगे हम। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको दे रखा है इसके अंदर 250 से ज्यादा जो डेंसिटी है ये भारत के इन क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिलेगी, चाइना में देखने के लिए मिलेगी, यूरोप में देखने के लिए मिलेगी, और यूएसए के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। 101 से 250 तक की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दक्षिणी अमेरिका के इन क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिलती है। फिर इन द्वीप समूह में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा चाइना और इंडिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, और यूरोप के इन क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिलती है। 11 से 100 जो है वो इसके आजू बाजू के यूरोप के क्षेत्रों के अंदर, चाइना, फिर आपके कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी दरियाई किनारा वाला भाग है, वहां पे मुख्यतः जो भी दरियाई किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे हमें ये 11 to 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर तक देखने के लिए मिलता है। 1 to 10 बाकी जो क्षेत्र हैं यहाँ पे 1 से 10, और 1 से कम वाले जो क्षेत्र हैं वो इंटीरियर आंतरिक जो क्षेत्र हैं वहां पे हमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो 1 से कम, या फिर जो रण है जहाँ पे भी डिजर्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वहां पे <1 हमें पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलता है।
पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें अलग अलग जो है ये कहते हैं क्षेत्रों में अलग अलग बस्ती का घनत्व देखने के लिए मिलता है, जिसके पीछे कई सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताए थे। जनरली अगर हम देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है विश्व की, वो 33% जो लैंड है, सिर्फ 33% जो जमीन है पृथ्वी की, उसी के ऊपर हमें ये मुख्यतः जो बस्ती है उसका कहते हैं विस्तार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम इनको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डेंसली पॉपुलेटेड है, फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बस्ती का घनत्व सबसे ज्यादा है। बस्ती का घनत्व जहाँ पे 100 लोगों से ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो उसमें आपके आते हैं ईस्ट एशिया वाला भाग, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान है। फिर आता है आपका साउथ एशिया, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल है। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाला भाग, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, स्पेन, पोर्तुगल और इटली है। चौथा आता है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है, साउथ ईस्ट कनाडा है। इन सभी क्षेत्रों को हम देखें जहाँ तो ये कुल विश्व की 75% जो है, 75% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इनकी बस्ती है। मेजर ये हम बात करें, ये जो क्षेत्र है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ का जो बीच वाला भाग है वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आएगी चाइना सब कॉन्टिनेंट और चाइना और इंडिया वाला क्षेत्र जो है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें बस्ती देखने के लिए मिलती है। वहीं पे हम यूरोप की अगर हम बात करें तो ये काफी इतना ज्यादा एंशिएंट नहीं है, पुराना नहीं है, लेकिन इसके भी जो मेजर सिटी वाला जो एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज का सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है जहाँ पे एक अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भी काफी अच्छी जो पॉपुलेशन है लास्ट 200 ईयर्स के अंदर यहाँ पे डेवलप हुई है। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें हम, पूर्वी और दक्षिणी जो एशियाई जो देश है वहां पे अगर हम बात करें, जापान को छोड़ करके मुख्यतः है इन क्षेत्रों के अंदर जो बस्ती का घनत्व हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है वो गामड़ाना क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ईस्ट एशिया साउथ एशिया के अंदर शहरों का प्रभाव कम है, रूरल एरियाज ही जो है, गामड़ाना क्षेत्र जो है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसका ये चीज ये दिखाता है कि यहाँ पे मुख्यतः जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मुख्यतः जो आर्थिक क्रिया इन लोगों के द्वारा की जा रही है जिसमें एंगेज है, तो वो एग्रीकल्चर हमें देखने के लिए मिलती है। तो मेन जो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक कार्य है इन लोगों के द्वारा, वो खेती किया जा रहा है, कृषि है, उसके अलावा फॉरेस्ट्री है, जंगल भी है, फिशरीज भी है, मछलियां पकड़ना भी है, माइनिंग भी है, खनन भी जो है हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो देश है यहाँ पे अच्छी फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, अच्छी फलद्रुप जमीनें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ढलाव भी जो है वो कम है, ज्यादा नहीं है, जेंटल स्लोप है, पानी की उपलब्धता भी अच्छी है दोनों ही टर्म में। धरातल के ऊपर पानी जो है जमीन के अंदर है, या बारिश के रूप में जो पानी मिलता है, यानी कि वाटर इज अवेलेबल इन ऑल द फॉर्म्स, आइदर इट इज द सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, और वाटर इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल जो है यहाँ पे मिलने की वजह से हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरा हम बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर यांगसी कियांग जो नदी है इसका जो खीण क्षेत्र है, ये इसके अलावा हुआंग हो गया, सिक्यांग हो गया, यहाँ पे हमें बस्ती का घनत्व ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र में भी अच्छी फलद्रुप अच्छी जमीन होने की वजह से इतना बस्ती हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है भारत। भारत के अंदर जो सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है, नदियों का मैदान है, इसके अलावा जो कोस्टल प्लेन है, दरियाई मैदानी वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पे हमें बस्ती का घनत्व ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वहीं पे हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रोविंस है, इसका पंजाब जो क्षेत्र है जहाँ पे 5 नदियां अपना पानी ला करके उस वहां की जमीन को फलद्रुप बनाती हैं, वहाँ पे पानी मुहैया करवाती हैं खेती के लिए, वहां पे भी हमें ज्यादा पॉपुलेशन बस्ती देखने के लिए मिलता है। ये जो 5 नदियां हैं
जो पंजाब के अंदर पानी की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाती हैं, तो उसमें है इंडस हो गया आपका, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पे बस्ती का घनत्व विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ सॉइल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे यानी कि कांप वाली मिट्टी का अच्छा निक्षेपण है पूरे देश के अंदर, और ये मुख्यतः है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और साथ ही साथ आपके गंगा नदी के द्वारा जो बनाया जा रहा है इस एरिया के अंदर। अगर हम बात करें गंगा के वजह से यहाँ पे जो एक डेल्टा बन रहा है, उस वजह से यहाँ पे इतनी अच्छी फलरूप जमीन मिलती है। यहाँ पे चितगांव की जो हिल्स हैं, चितगांव की जो टेकरियां हैं, उसको छोड़ करके हम पूरे बांग्लादेश में देखें तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर भी हमें कोस्टल एरियाज, दरियाई किनारों के तरफ अच्छी बस्ती देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही नेपाल के अंदर भी जो भी नदियों के वैली रीजन है, खीण वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पे हमें अच्छा बस्ती देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे आपके साउथ ईस्ट एशिया के कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो है, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, सबसे ज्यादा जो बस्ती का घनत्व है, वो कहाँ पे मिलता है? अभी तक ऊपर क्या देख रहे थे, कहाँ पे मिल रहा था? गांव में, रूरल एरियाज में। जबकि यहाँ पे बस्ती का पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है? अर्बन एग्लोमरेशंस में, यानी कि जो शहर होते हैं, टाउन्स जो होते हैं, वहां पे हमें बस्ती का घनत्व सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से, औद्योगिक विकास होने के वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है, इसलिए लोग गाँव से इन शहरों की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं। और 3/4 जो बस्ती है यूरोप और अमेरिका की, वो हमें शहरों के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। हाईएस्ट पॉपुलेशन हम कंट्री वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमें चाइना के अंदर देखने के लिए मिलता है। दूसरा नंबर जो है वो इंडिया का आता है। जबकि हम अर्बन, हाईएस्ट अर्बन डेंसिटीज की बात करें, यानी कि शहरों के अंदर सबसे ज्यादा बस्ती का घनत्व की अगर हम बात करें, तो हमें सिंगापुर के अंदर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे 100% है, यानी कि सिंगापुर में सभी लोग जो शहरों में रह रहे हैं, गाँव में नहीं रह रहे हैं। कुवैत में 98% है, बेल्जियम में 96% है, नीदरलैंड में 91% है। ऐसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमें 90% तक देखने के लिए मिलता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है बस्ती के लिए। यहाँ पे मुख्य जो कारक है जिस वजह से ये बस्ती का घनत्व यहाँ पे ज्यादा मिलता है, तो वो है यहाँ पे शहरों के अंदर जो उद्योगों का विकास हो गया है, उस वजह से हमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे नियर बाय जो ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके नियर बाय दूसरे और कंट्रीज देखें, जैसे कि आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देश देखे, तो यहाँ पे कई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे वीट का खेती किया जा रहा है, गेहूं उगाया जा रहा है, बार्ले, ओट्स, राई, शुगर बीट है, पोटैटोज है, आलू है, आपके फॉडर क्रॉप्स हैं, पशुओं की चराई की जो पाक है, मेज है, मकई है, और कई सारे फ्रूट्स हैं, फल हैं, ऑयल सीड्स हैं, तेलियाना बीज है। इनके वजह से भी यहाँ पे इनका जो डेवलपमेंट है इन देशों का देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे डेवलपमेंट का वस्तीनी वृद्धि का जो कारण है वो है व्यापार, ट्रेड जो है, और जिसके ट्रेड रिलेशंस और दूसरे कंट्रीज के साथ जो डेवलप हुए हैं, उस वजह से भी हमें यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। खास करके एक्सपेंशन हुआ है ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, पोर्टुगीज और स्पेनिश एम्पायर्स जो हैं, वो कच्चा माल इन देशों से ला रहे हैं, ला करके जो उनकी बस्ती जो बढ़ रही है, उनको भोजन की आवश्यकताएं जो है वो उनके द्वारा पूरी की जा रही हैं। अगला क्षेत्र आता है इसके अंदर डेंसली पॉपुलेटेड के अंदर, वो है आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाला। 1942 तक अगर हम बात करें तो अमेरिका को लोग नहीं जानते थे, और उसके बाद यूरोपियंस को पता चला, इसकी डिस्कवरी की गई 1942 के अंदर, और देखा गया कि यहाँ की बस्ती जो है वो काफी कम है। तो ऐसे में क्या हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर जब आया था 1779 के अंदर आ गया था, इसके बाद अमेरिका की यूरोप की जो बस्ती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और यहाँ पे एयर पोल्यूशन और
वाटर पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम होने की वजह से हवा के अंदर प्रदूषण और जल के अंदर प्रदूषण और मिट्टी मृदा में जो प्रदूषण होने था, वो उस वजह से लोगों के रहने की समस्याएं आ रही थी। इसीलिए यहाँ पे कॉलोनीज डेवलप की गई अमेरिका के अंदर। यहाँ से लोगों को कई सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट किए गए, फिर यहाँ से कच्चा माल जो है इन क्षेत्रों के अंदर पहुंचाया जा रहा था। तो ये एक कुछ डेवलपमेंट होने के साथ ही इस वजह से कई सारे वॉर भी हुए, डिजीजेस भी आए, कई और ट्रॉमेटिक इफेक्ट आए जिन्होंने इनके कल्चर को, सभ्यता के अंदर भी कई प्रकार के परिवर्तन किए। तो इस वजह से ये जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो है, वो धीरे धीरे एक इकोनॉमिक, कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हब बन गया। आर्थिक और आपके सांस्कृतिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही थी उनका केंद्र होने की वजह से यहाँ पे बस्ती का जो घनत्व है हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 4 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कई और स्मॉल सेंटर्स भी है, छोटे छोटे क्षेत्र भी है, जैसे कि डेल्टा ऑफ मेकोंग है, मेनाम है, इरादवे रिवर है, फिर इंडोनेशिया आइलैंड है जो कि जावा के अंदर है, वहां पे भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। अफ्रीका के अंदर अगर हम बात करें तो इजिप्ट देश के अंदर नाइल वैली वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा लेक विक्टोरिया है, फिर नाइजीरिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, दरिया किनारे वाले भाग हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है इसका मेक्सिको का जो सेंट्रल पार्ट है, मेक्सिको, वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर, गामड़ाना क्षेत्र के अंदर 2600 तक हमें पॉपुलेशन डेंसिटी, वस्ती न घनत्व जो है देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही आपके वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना और के भी जो कोस्टल एरियाज हैं, दरियाई किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पे हमें काफी ज्यादा बस्ती देखने के लिए मिलती है। इस वजह से यहाँ पे काफी कई सिटीज डेवलप हो गई हैं, जैसे कि कराकस है, रियो डी जेनेरियो है, साओ पोलो है, ब्यूनस आयर्स है। ये इनकी हमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये विश्व के अंदर वो क्षेत्र हैं जहाँ पे बस्ती का घनत्व 100 से ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स की, जहाँ पे बस्ती न घनत्व जो है हमें कम देखने के लिए मिलता है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र तो 70% है, 70% विश्व का जो भाग है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन बस्ती की अगर हम बात करें तो सिर्फ विश्व की 25% ही बस्ती यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। इनको हम 4 क्षेत्र के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हैं डेजर्ट और एरिड लैंड, रण और आपके शुष्क क्षेत्र। दूसरे हैं आइस कैप एंड कोल्ड रीजन्स, टुंड्रा क्षेत्र जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। तीसरे हैं पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन रीजन्स। चौथे हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले जो क्षेत्र हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो डिफरेंट रीजन से शुरू करते हैं। सबसे पहले डेजर्ट और एरिड लैंड से शुरू करते हैं। डेजर्ट और एरिड लैंड, रण क्षेत्र जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पे सूर्य ताप जबकि ज्यादा मिलता है। इस वजह से यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होता है, यानी कि बारिश होने से ज्यादा वाष्पीभवन की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पे शुष्क आबोहवा की स्थितियां मिलती हैं। एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेटिक सिचुएशन मिलता है, जिस वजह से जिसका सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की उपलब्धता जो है वो यहाँ पे बहुत सीमित होती है या ना के बराबर होती है, जिस वजह से रण प्रकार की स्थिति होती है और जिससे एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, कृषि का जो विकास है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर डेजर्ट की जो सॉइल है, डेजर्ट की जो मिट्टियां है, उसमें अगर किसी प्रकार के खनिज मिल रहे हैं तो ही वहां पे हमें जो है बस्ती का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। या फिर वहां पे कोई नदी वगैरह है, नदी का क्षेत्र है, नदी वैली रीजन अगर है, रिवर वैली रीजन है, तो हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे इजिप्ट के अंदर नाइल है, फिर इंडस वैली है, सोनारा डेजर्ट जो कि मेक्सिको का है और यूनाइटेड स्टेट्स का है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के भी कुछ डेजर्ट्स जो है एक्सेप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। बीच में कहीं पे पानी वहाँ पे उपलब्ध है, ओएसिस है, तो वहाँ पे हमें बस्ती का घनत्व जो है ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजर, मलाई, सूडान, चाड और आपके मॉरिशनिया जैसे जो डेजर्ट्स है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 15 स्क्वायर किलोमीटर ही है, यानी कि सिर्फ 1 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर
1 से 15 लोग तक ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे इन क्षेत्रों के अगर हम देखें, रिलीजियस वैली मोनोगैमी है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ जो है, बर्थ रेट भी जो है वो हमें कम ही देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही सेम आपको कोल्ड डेजर्ट में देखने के लिए मिलेगा। ठंडे जो रण होते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो ठंडे रहते हैं लेकिन बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है। वहाँ स्नोफॉल जो है, हिम वर्षा भी काफी कम यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जैसे कि लद्दाख और तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी हमें वस्ती जो है वो काफी ज्यादा कम देखने के लिए मिलती है। जनरली इन क्षेत्रों की बात करें, डेजर्ट लैंड्स की बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं है, खेती की अगर हम बात करें तो खेती नहीं है, तो मुख्य जो आर्थिक क्रिया है इस क्षेत्र के अंदर वो नोमैडिक हर्डर्स की आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि पशुओं की चराई का जो कार्य है, नोमैडिक हर्डिंग का जो जिसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ये आपको मेजरली यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये लोग नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। इसके अलावा हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, फूड गैदरर्स होते हैं, भोजन इकट्ठा करने वाले होते हैं, जैसे कि कालाहारी के बुशमैन है, फिर अरेबिया के बर्डविन है, अरबिया और सहारा के बर्डविन है, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था पहले। ऐसे ही सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट के अंदर भी कम्युनिटीज मिलती हैं। ये लोग जनरली घेटा या फिर बकरी पालते हैं, शीप या गोट्स जो है वो पालते हैं, और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हम देखें तो काफी निम्न होता है जीवन यापन करने का तरीका। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें इन लोगों की देखने के लिए मिलती है। जिन क्षेत्रों के अंदर अगर कोई भी किसी प्रकार के खनिज मिल रहे हैं, कोई मिनरल्स मिल रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। कई टाउन्स जो है वो बन गए हैं, जैसे कि हम बात करें, कई सारे डेजर्ट के अंदर हमें सोने की खदानें जो हैं, जैसे कि कोलार माइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आपको जो अफ्रीका है वहाँ पे माइनिंग का रीजन देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही डायमंड्स भी मिलते हैं। जैसे कि हम कई ये जो गोल्ड माइन वाले रीजन है, ये आपको करगुली में देखने के लिए मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर क्रिपी क्रीक है आपके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और अरेबिया, लीबिया जैसे देश, इनके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज मिल रहा है, वो है ऑयल, कुदरती तेल मिलने की वजह से भी यहाँ पे कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें अच्छा वस्ती जो है थोड़ा देखने के लिए मिलता है। तो ये ऐसे कुछ जो सेंटर्स हैं वहीं पे हमें वस्ती देखने के लिए मिलती है। सेकेंड आते हैं आइस कैप एंड कोल्ड रीजन, यानी कि बर्फ से ढके हुए जो ठंडे प्रदेश हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। वस्ती का जो घनत्व है यहाँ पे काफी कम होने का कारण ये है कि यहाँ पे ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ती है। जनरली हम दोनों गोलार्ध में देखें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर हम बात करें तो आर्कटिक और अंटार्कटिक जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा निम्न तापमान होने की वजह से ठंडियां बहुत ज्यादा सीवियर होने के वजह से इन कॉन्टिनेंट्स में हम देखते हैं, इन महाद्वीपों पे हम देखते हैं कि वस्ती कम मिलती है। यहाँ पे भी रहने वाले लोगों की आर्थिक क्रिया अगर हम देखें तो खेती यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ठंड रहती है। तो यहाँ पे या तो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, या मछलियां पकड़ते हैं, जैसे कि हमने एस्कीमोस के बारे में बात करी थी आपके। और इसके अलावा आप ग्रीनलैंड में भी आप देखेंगे, कनाडा हो गया, फिर अलास्का हो गया, इन एरियाज में अगर कहीं पे कुछ माइनिंग हो गई है, कुछ खनिज मिल रहे हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, कोलसो हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, तो वहां पे थोड़ा बहुत पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। थर्ड आपके आते हैं माउंटेन रीजन, पर्वतीय क्षेत्र। जो विश्व के पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे, वहां पे भी वस्ती जो है वो हमें कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर जीवन यापन करना, घर बनाना और इवन संसाधनों की उपलब्धता जो है वो बहुत ज्यादा सीमित होती है। जनरली हम देखते हैं 2500 मीटर से ऊंचे जो पर्वतीय भाग है वहां पे वस्ती का घनत्व काफी कम होता है, जैसे कि हिमालयाज हो गए, आल्प्स हो गए, रॉकीज, एंडीज माउंटेन्स जो है यहाँ पे हमें काफी कम वस्ती देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मिलने वाले शहरों में देखें तो स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड जो है ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका होने की वजह से वस्ती कम मिलती है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे वस्ती का कारण है तो या तो टूरिज्म की वजह से लोग घूमने के लिए आते हैं उस वजह से हुआ है, या फिर माइनिंग
खनिज का जो खनन कार्य किया जा रहा है, जैसे कि कुछ प्रीशियस मेटल्स वगैरह निकाले जा रहे हैं पेरू और बोलीविया में, तो वहां पे थोड़ा हमें पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जैसे आप हिली एरियाज पे जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हार्श हो जाती हैं, जो तापमान भी जो है वो काफी कम होते हैं, इस वजह से भी यहाँ पे बस्ती का घनत्व जो है वो हमें कम देखने के लिए मिलता है। ये अलग अलग आपके मेजर टूरिस्ट सेंटर्स बताए गए हैं, जैसे कि तेहरान के अंदर है, पहलगाम है, गुलमार्ग है, लेह इंडिया के अंदर है गुलमार्ग पहल, और तेहरान ईरान के अंदर है, तेईज यमन के अंदर है, सना जो है तेज के अंदर। ये मुख्य जो क्षेत्र है हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 2000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र के अंदर। फिर आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली हमारी जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो है, उसके आजू बाजू वाले क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इन क्षेत्रों की अगर हम आबो हवा की स्थिति देखें तो मीन मंथली जो टेम्परेचर है, यानी कि सरेराश एक माह का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से और इन में एक समान तापमान रहता है, ठंड नहीं होती है पूरे साल। बारिश होने की वजह से घने जंगल मिलते हैं, सदाबहार जंगल मिलते हैं, जो सदे लीला जंगल हमें देखने के लिए मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कॉन्गो बेसिन हो गया, फिर साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स हो गए, जावा हो गया। यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, गर्म और आर्द्र आबोहवा की स्थितियां होने के वजह से यहाँ पे खेती करना मुश्किल होता है। इसके अलावा यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की संख्या है, आपके इंसेक्ट्स की, मॉस्किटोज की, मच्छरों की संख्या है, और जीवों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। इस वजह से भी यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, वस्ती ना जो घनत्व है, वो कम हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अमेजन कॉन्गो बेसिन वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें। यहाँ पे इन क्षेत्रों में हम देखें तो या तो शिकार या फिर जंगलों से भोजन इकट्ठा करना, या फिर लकड़ी काटना जो है, टिम्बर जो है ये मेजर ऑक्यूपेशन हमें इन क्षेत्रों का देखने के लिए मिलता है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कम बस्ती वाले हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेस हैबिटेड रीजन्स है। तो ये आपका हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंट रीजन वाइज। तो इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।